नमस्कार आप सभी को। कल जब आपसे चर्चा पर चर्चा हुई थी उस दौरान आपको बताया गया था कि अब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को और उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी वन लाइनर फैक्ट हैं वो आपको कराए जाएंगे, जिससे आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफिकेशन की जो रेस है वो थोड़ी सी आसान हो सके। जिन्होंने पूर्व में पढ़ लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनका पूर्णतः एक बार रिवीजन हो जाएगा। बाकी जिन लोगों ने, ऐसे छात्र जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है अभी, यदि आप प्रयास करोगे अभी भी समय है कि यहाँ से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। तो एक एक करके हम देखेंगे, टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक के बाद जो है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। आज मुख्य रूप से जब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए फैक्ट देखने को मिलेंगे, प्रश्न देखने को मिलेंगे और मौर्य काल से जुड़े हुए फैक्ट और प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज दो टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, क्योंकि यदि आप देखें तो लगातार जो प्राचीन भारत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें सिंधु सभ्यता हो गया, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया। यही कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं का हमारा फोकस रहेगा, इनको कवर किया जाए और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। पहला पेज थोड़ा सा अस्पष्ट नहीं है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद सारी चीज़ें, पहले पेज के बाद सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, जब आप बात करते हो हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहली बात समय काल के बारे में बहुत चर्चा होती है। अलग अलग लोग अलग अलग तथ्य बताते हैं, अलग अलग पुस्तकों में भी अलग अलग तथ्य देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में अलग देखने को मिलता है, मानक पुस्तकों में अलग देखने को मिलता है। लेकिन आप ये समय याद रखिएगा, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। और फैक्ट में अब आगे बढ़ते हैं तो जैसे चाहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चाहूदड़ो नामक जो स्थान है सिंधु सभ्यता का, उसके उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। इनका नाम आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया चार्ल्स मेंसन नामक व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया है। और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही विवादित काल रहा है, अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में अलग चर्चा दी हुई है, एनसीईआरटी पढ़ते हो वहां पे अलग दिया हुआ है, तो उसमें से जो सर्वमान्य है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो है नामकरण कहां से हुआ? इसका नामकरण किया जॉन मार्शल ने। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, इसका नामकरण किसने किया? चार्ल्स मेंसन ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता किसने नामकरण किया? जॉन मार्शल ने किया। और इसको आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारण इन्होंने बताया है वो बताया है मृदुभाण। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो साक्ष्य है या जो कारण है वो मृदुभाण है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला है, हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो भी कलाकृतियां मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसमें गाय का कहीं भी चित्र नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? याद रखना है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, यह आपको पता होना चाहिए। आगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो याद रखना है, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूरे आर्य माना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ? आर्यों से पूर्व में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक लिपि थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं, सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किन स्थलों की खुदाई की गई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसकी खुदाई की गई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है, हाथी दांत का पैमाना किस सैंधो स्थल से मिला है? तो लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है।
बात आती है हड़प्पाकालीन स्थलों में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बहुत सारी नदियों के नाम आते हैं कि कौन सी नदी जो है किस स्थान से जुड़ती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपण सतलज नदी। बाकी अन्य की बात अभी हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने नदियों की बात किया, यहाँ से संदर्भित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले भगवानपुरा नामक एक स्थान है, ये किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। सुत्तकोंगेडोर स्थान है किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर स्थान है किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद स्थान है किस नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। मांडा नामक स्थान है चेनाब नदी के किनारे। फिर आगे बढ़ते हैं, लोथल भोगवा नदी के किनारे। रोपण है आपका सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो नामक स्थान है सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो स्थान है ये है रावी नदी के किनारे। तो ये नदियां आपको पता होना चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर मैच करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा सबको पता है, मोहनजोदाड़ो सबको पता है, जैसे भोगवा नदी सबको पता है। परवरा जो है याद रखिएगा, दैमाबाद परवरा नदी के किनारे कम सुनने को मिलता है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, यह भी कम सुनने को मिलता है। आगे अब अन्य तथ्यों की बात करते हैं। जैसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो सत्य कथनों में यदि हम बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में जब बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सबको पता है सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, और यह मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती थी। इसके पास क्या थी, चित्रलेखीय लिपि थी, और इसके पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। याद रखिएगा, लौह का साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में लौह का पूर्णतः अभाव आपको देखने को मिला है। इसके बाद यदि हम बात करें तो क्या इस समय व्यापार और वाणिज्य होता था? जी हाँ, सिंधु सभ्यता की जब आप बात करते हो तो व्यापार और वाणिज्य बहुत ही उन्नत दशा में आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात होती है सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो सिंधु सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है। ठीक है, एक जुते हुए खेत की बात करें तो जुता हुआ खेत जो है ये कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो प्राचीन स्थल तथा पुरातात्विक खोज यहाँ पे दी हुई है। जैसे लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। लोथल की बात करें तो लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। ठीक है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, अभी आपने देखा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, अभी आपने देखा। धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से क्या मिला है? यहाँ से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो याद रखिएगा, प्रतिकृति हल की कहाँ से मिली है? बनावली से मिली है। धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। फिर यहाँ पे दिया है सही सुमेल अधोलिखित हैं। जैसे हड़प्पा नदी, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे, पैंथन किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, अब आपको पता होगा सिंधु सभ्यता क्या है? एक आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता है, ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा संस्कृत के जो स्थल है मोहनजोदाड़ो और चाहुदड़ो कहाँ पे हैं? ये सिंध में स्थित हैं। अब यहाँ पे कुछ स्थलों की बात हो रही है, कुछ स्थलों की बात हो रही है और उनसे संबंधित प्रदेशों का जिक्र यहाँ पे किया गया है। उदाहरण के रूप में आप देख रहे होंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की जब आप बात करते हो तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। लोथल की बात करते हो, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा की बात करते हो, गंगानगर में पड़ता है, ये गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में है। रोपण की बात करते हो, रोपण पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल जो है ये राखीगढ़ी है, याद रखना है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? घग्गर नदी के तट पर है और ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? लोथल भोगवा नदी के किनारे था और यहीं पर गोदीबाड़ा मिला था, यही इनका पत्तन नगर था।
रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पे है? रंगपुर जहां पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये सौराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। अगला आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता थी? गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और जब आर्य सभ्यता की आप बात करते हो तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पे आधारित होता है? मानव समाज विलक्षण इसलिए है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित किस पे होता है? संस्कृत पर आश्रित होता है। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही थी। अभी इसी में कई सारे अन्य तथ्य हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन से सही हैं। जैसे आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से समाप्ति हुई। तो जैसे EJ H मैके का नाम आता है, इन्होंने बताया सुमेर से लोगों का पलायन हुआ और फिर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। यम रफीक मुगल हैं, इनका कहना है हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हुआ। मार्टिमर व्हीलर हैं, इनका कहना है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब इनके तथ्य जो है ना, इन्होंने क्या कहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त बर्तन, आभूषण, हथियार और औजार। क्योंकि इनकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो इनके बारे में जानने का जो प्रमुख स्रोत बचा है वो इनके बारे में जानने का प्रमुख स्रोत यही है, पुरातात्विक साक्ष्य, आभूषण, हथियार और औजार। अगला है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम जो प्राचीन सभ्यता थी वो थी सुमेरिया सभ्यता। ये आपको याद रखना है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट हैं ना, यदि आप एक बार इनसे रिवीजन कर लोगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ये फैक्ट जब आप पढ़ लेते हो तो इस फैक्ट को पढ़ने के बाद एक बार जाकर पूर्वालोकन आपके पास अवश्य होगा, उसको देख लीजिएगा, या विगत वर्षों के प्रश्न आपके पास होंगे तो सैंधो सभ्यता के जो भी प्रश्न होंगे आप देखिएगा 100% आपका हल हो जाएगा यदि आप फैक्ट इसको रफली भी देख के जाते हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। लोथल की खोज किसने की? SR राव। सुतकोतड़ा की खोज किसने की? JP जोशी ने की। ठीक है। अब बात आती है सिंधु काल में, जैसे आप जानते हैं व्यापार और वाणिज्य जो है वो उत्कृष्ट अवस्था में था। तो उत्कृष्ट अवस्था में था तो व्यापार कहाँ से क्या होता था उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जैसे सिंधु घाटी में सभ्यता में लोग आयात कहाँ से करते थे? तांबे का आयात कहाँ से होता था? तांबे का जो आयात था वो खेतड़ी, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से होता था। चांदी का आयात कहाँ से होता था? अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद कहाँ से आता था? ये सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्त कहाँ से आता था? याद रखना है मेसोपोटामिया। सीसा कहाँ से आता था? ईरान। अब इसमें याद क्या करना है हमें? इसमें याद जो सिंगल है ना वो करना है। जैसे गोमेद की बात करें तो सौराष्ट्र, लाजवर्त की बात करें तो मेसोपोटामिया, सीसा की बात करें तो ईरान। ये तीन यदि आप याद रखते हैं तो बाकी अन्य सभी में यदि आप देख रहे होंगे तो अफगानिस्तान और ईरान जरूर है। तांबे की बात करें तो खेतड़ी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे इसी में बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन था? उनका नाम था A. कर्निंघम। इनका नाम आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में किस स्थल से कुएं के अवशेष घरों में मिले हैं? वो स्थल है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो याद रखना है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। ठीक है। फिर इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है
सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो सिंधु सभ्यता की बात करें कि सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम जुड़ता है। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता को किसने खोज निकाला, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने खोज निकाला, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बनावली नामक का स्थान स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे निम्नलिखित तथ्यों के सही कालक्रम दिए हुए हैं कि किस प्रकार से किन चीज़ों का आप देखते हो साक्ष्य मिलना शुरू हुआ। नगर संस्कृति का सबसे पहले साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से। नगर संस्कृति के बाद दूसरा जो साक्ष्य है वो लोहे का हुआ है, और लोहे का ज्ञान कब हुआ, वैदिक काल में लोगों को हुआ। फिर तीसरा है आहत मुद्रा में चांदी के सिक्के। तो आहत मुद्रा चांदी के सिक्कों की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलता है, और सोने के सिक्कों की बात करें तो ये सबसे लास्ट में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। मतलब यदि आपको ये चारों चीजें क्रम में सजाने को बोल दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि इनको आरोही क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले आप नगर संस्कृति को रखेंगे। नगर संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से संदर्भित है। उसके बाद आप रखोगे लोहे का ज्ञान, लोहे के हल के बारे में, क्योंकि लोहे का ज्ञान वैदिक काल में हुआ है, तो वैदिक काल दूसरे स्थान पे। फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्कों की बात आती है तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात आएगी। सोने के सिक्कों की बात आती है तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात आएगी। अब यहाँ पे कुछ कथन और कारण दिए हुए हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, अब ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन विलुप्त हो गए हैं कि केवल खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसीलिए विलुप्त हो गए हैं, ये कथन गलत है। उनके विलुप्त के कई अन्य कारण हैं जिसके बारे में अभी आगे बात की जाएगी, जिनमें अलग अलग लोगों के, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ आरंभ की गई। तो वस्त्रों के लिए यदि कपास की खेती बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। सर्वप्रथम कपास की खेती करने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं कि कपास की खेती होती थी, और कपास की खेती सिर्फ इसीलिए होती थी जिससे कि वस्त्रों का जो है वो निर्माण किया जा सके। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। जहाँ पे वैदिक सभ्यता की बात करते हो वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास अश्व नहीं थे, सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी अश्व के साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं। इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था, जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें तो अश्व और लोहे का ज्ञान दोनों वैदिक सभ्यता में आपको देखने को मिलता है। अगला है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा विख्यात वृषभ मुद्रा जो है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंग युक्त देवता की कृति जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला है किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है, याद रखिएगा घोड़ा का जो है अंकन ये हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला है, मतलब घोड़ा के जो मोहरों पर अंकन का साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था, तो हड़प्पा काल में जो भी मुद्राएं बनती थी उन पर आपको देखने को मिलता था कि सेलखंडी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिएगा यह खोज जो है ये लोथल में हुई थी, गुजरात में हुई थी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल दिए हैं, उनकी खोज कब हुई इसकी बात की गई है, वर्तमान में वो कहाँ पे हैं इसकी बात की गई है, किस नदी के किनारे हैं इसकी बात की गई है। इसको भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं तो जरूरी है एक बार देखा जाए। सबसे पहली बात हो रही है हड़प्पा की। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, इसकी खोज दयाराम साहनी का नाम आता है, इसमें माधव स्वरूप वत्स का भी नाम आता है, लेकिन प्रमुख रूप से दयाराम साहनी आप याद रखिए।
वर्ष 1921 में इसकी खोज हुई थी। आज का पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है जहां पर इसकी खोज हुई थी। दूसरा आपको देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे राखाल दास बनर्जी इसके उत्खनन करता थे। वर्ष 1922 में इसकी आप कह सकते हो खोज हुई थी और पाकिस्तान सिंध के लरकाना जिला है जहां पर ये आज स्थित है। तीसरा आता है चाहूदड़ो। चाहूदड़ो की बात करें सिंधु नदी के किनारे एन गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। कब हुई थी? वर्ष 1931 में हुई थी और यह भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। अगला आता है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी खोज की थी। कब हुई थी कालीबंगा की खोज? वर्ष 1953 में हुई थी और ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है जहां पर आपको देखने को मिलता है। अगला है कोट दीजी, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। इसकी भी खोज वर्ष 1953 में ही हुई थी और सिंध प्रांत का खैरपुर नामक स्थान है जहां पर ये आपको देखने को मिलता है। अगला है रंगपुर। रंगपुर भादर नदी के तट पर रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता थे और वर्ष 1953-54 में इसकी खोज हुई थी। गुजरात का काठियावाड़ जिला है जहां पर आपको देखने को मिलता है कि वर्तमान इसकी स्थिति है। अगला है रोपण। रोपण की बात करें सतलज नदी से संदर्भित है। यज्ञदत्त शर्मा जो हैं इसके उत्खनन करता थे। 1953 से 1956 के बीच इसकी खोज हुई थी और पंजाब का जो रोपण जिला है, पंजाब के रोपण जिला में यह देखने को मिलता है। अगला है लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। वर्ष 1955 एवं 1962 की बात है। गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहां पर लोथल आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करें तो ये हिंडन नदी के तट पर है। यज्ञदत्त राव ने इसकी खोज की थी वर्ष 1958 में। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है जहां पर यह देखने को आपको मिलता है। अगला है सुतकोंगे डोर। दास्क नदी के तट पर है। इसकी खोज जॉर्ज डेल्स और ऑरेंज स्टाइल ने किया था वर्ष 1927 और 1962 में। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे ये आपको देखने को मिलता है। अगला है बनवाली। बनावली की बात करें सरस्वती नदी के तट पर रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की 1974 में और हरियाणा के हिसार जिले से संदर्भित है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की 1990-91 में और यह गुजरात के कच्छ जिला से संदर्भित है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सैंधो सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनके खोजकर्ता, वो स्थल किस नदी के किनारे पर है, किस वर्ष उसकी खोज की गई और आज के समय में वो स्थल किस स्थान पर पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब इसके बाद बात आती है अन्य तथ्यों की जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही संदर्भित हैं। उनके बारे में हम देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आती है सिंधु का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो को। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्र शिव याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुई थी क्या? तो याद रखना है मानव समाधान। ठीक है। किस हड़प्पन कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। अगला है किस हड़प्पन कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो याद रखना है हड़प्पा से। अगला है रोमन, सिंधु, यूनानी एवं मिस्र की सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पर थी? तो आपको पता होगा मिस्र नील नदी के किनारे है, तो मिस्र की जो सभ्यता थी वो नील नदी के तट पर थी। अगला आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ स्थानों के नाम दिया हुआ है और उनके प्रांतों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मांडा, तो याद रखिएगा मांडा कहाँ से संदर्भित है? मांडा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दैमाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है। राखीगढ़ी हरियाणा से संदर्भित है और दधेरी नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये आपको पंजाब में देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चेनाब, सिंधु एवं गंगा में से किस नदी के तट पर नहीं बसी थी?
तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें किसके तट पर नहीं बसी थी, तो ये गंगा नदी के तट पर नहीं बसी थी, ये आपको पता होना चाहिए। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ पे है, तो लोथल में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, एकमात्र नगर है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, धौलावीरा से प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, स्टेडियम भी धौलावीरा में मिला है, उन्नत जल प्रबंधन भी धौलावीरा में मिला है, और 3 भागों में विभक्त एकमात्र नगर भी धौलावीरा में मिला है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अधोलिखित कथन कौन से सत्य हैं। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, यह उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आप भी आपने देखा कि सिंधु सभ्यता में कपास से वस्त्र बनाने प्रारंभ हो गए थे। ठीक है। तो ये तो थी सिंधु सभ्यता की बात जो अब समाप्त होती है। सिंधु सभ्यता के बाद फिर बात आती है मौर्य काल की, और मौर्य काल से भी लगातार प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते रहे हैं। सिंधु सभ्यता का जो फैक्ट है, यदि आप उसको कवर कर लेंगे तो उससे चीज़ें बहुत आपकी आसान हो जाएंगी। जो आपका कुछ छूटा होगा, निश्चित रूप से यदि आप उतना कवर करके पूर्वालोकन हल करते हो तो 100% प्रश्न आपके यहाँ से बनने वाले हैं। अब सिंधु सभ्यता के बाद अब यहाँ पे बात होगी मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल की बात करते हैं तो 322, याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक की बात होती है। ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी, तो याद रखना है विलियम जोन्स ने की थी। सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था, जस्टिन ने किया था। बेसिक प्रश्न है जो पूछे जाते हैं कि सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, विलियम जोन्स। सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया, जस्टिन ने किया। अब यहाँ पे आप देखने को मिलता है कि कुछ आपको संप्रदाय देखने को मिलते हैं और उनके जो संस्थापक हैं उनकी बात होती है। जैसे आजीवक संप्रदाय की अक्सर बात होती है, तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोसाल, इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी जो अन्य हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, सेलुकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय ने हराया था, तो याद रखिएगा सेलुकस निकेटर को हराने वाला जो भारतीय था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में इनको पराजित किया था। आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है वह अभिलेख जिसमें प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, वो अभिलेख है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो बताता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं था बल्कि दक्षिण भारत में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे तथ्य दिए हुए हैं जो आपको याद रखना है, जरूरी है, और निश्चित रूप से यदि आप याद रखेंगे तो आपके प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे। अब यहाँ से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जा सकती है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जा सकती है, तो याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जा सकती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था, ये महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता, तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला भी शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था, भारत में जब अस्पताल की बात आती है, औषधि बाग की बात आती है, तो मौर्य काल में आप अशोक के पास जाते हो, अशोक ने इसका निर्माण कराया था। अगला है गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात किसने किया,
तो गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करना जो ये प्रारंभ किया मौर्यों ने, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित किसमें है? तो पुनर्विवाह की जब बात करते हैं तो पुनर्विवाह का जो है वर्जित किया गया है मनुस्मृति में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? ये था मागध एवं सूत वर्ग का जो है वो व्यवसाय था, जिसमें राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना शामिल था। इसके बाद यदि बात होती है लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल था, इस बात की पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ये स्पष्ट करने वाला जो शिलालेख है वो अशोक का शिलालेख है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो इस संदर्भ में भी आपका नाम अशोक का नाम आता है। अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या परिणाम है, इसका क्या प्रमाण है? तो अशोक बौद्ध धर्म को तो मानने वाला ही था, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने अपने लोगों को बाहर भेजा भी था, तो हिंदू धर्म में भी आस्था नहीं छोड़ी थी, यह प्रमाण देता है देव नाम प्रिय की उपाधि, ये भी आपको याद रखना है। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिलों को मौर्य काल में सार्थवाह कहा जाता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण था वो अशोक ने कराया था। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? डाइमेकस की जब बात आती है कि डाइमेकस कब भारत आया, तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में? डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। अगला है रज्जुक कौन थे? रज्जुक का संबंध मौर्य काल में किससे था? तो मौर्य काल के जो अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था रज्जुक। ठीक है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसके बारे में हमने बात कर लिया कि अशोक ने बनवाया। फिर बात आती है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक अधोलिखित स्थानों पर गए और निम्न मार्ग का अनुसरण किया। सबसे पहले जब अशोक तीर्थ यात्रा पर गए तो सबसे पहले गया गए, गया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ, इसके बाद श्रावस्ती। ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। सभी को ना याद कर पाओ तो कम से कम इतना याद करो कि इनकी यात्रा गया से प्रारंभ हुई थी और श्रावस्ती में जाकर समाप्त हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, गया, कुशीनगर और लुम्बिनी, यदि ये प्रारंभ का 3 क्रम याद रखते हो और लास्ट का आप याद रखते हो श्रावस्ती, तो आप आसानी से इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो उसको आप कर ले जाओगे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आप जानते हैं अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह स्थान है अनुराधापुर, और अनुराधापुर आज के श्रीलंका में आपको देखने को मिलता है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो ब्राह्मी लिपि पर प्रथम उद्वाचन जो है वो पत्थर की पट्टिकाओं पर जो लिखे गए अक्षर थे उनसे किया गया। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो याद रखना है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला भी जेम्स प्रिंसेप है और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला भी जो प्रथम व्यक्ति है वो जेम्स प्रिंसेप है, ये आपको पता होना चाहिए। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो अशोक का नाम यदि हम बात करें तो गुर्जरा में, मास्की में, नेतुर अभिलेख में और उसके साथ साथ उडेगोलम शिलालेख में भी इनका नाम आपको देखने को मिलता है। तो ये चारों नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है। फिर आगे आते हैं और आगे भी अशोक से संबंधित कई सारे फैक्ट दिए हुए हैं, आइए उनकी बात करते हैं। चलिए अब मौर्य काल से संबंधित अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। विशेष रूप से आप जानते हैं मौर्य काल में अशोक के बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो अशोक को खूब अच्छे ढंग से, खूब बेहतर तरीके से इनको पढ़ना है और उसी के आगे हम बात करने वाले हैं। और इसी के बाद अभी हम दोनों से संदर्भित प्रश्नों को भी देखेंगे, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखेंगे और अशोक के काल में मतलब मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को भी हम देखेंगे। अब
आगे बात आती है वह स्थान जहां पर ये तो इसकी बात हमने कर लिया है। चलिए यहाँ से हमें बात करनी थी, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पे मिली है। तो कई बार पूछा जाता है और कई बार स्थान दे के नाम पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से संबंधित है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो है वो कालसी में मिली है। और कालसी कहाँ पे पड़ता है, देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। और आप जानते हैं देहरादून उत्तराखंड का एक जिला है। अगला है, किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति के होने का उल्लेख मिला है। तो आपको बता दें कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय काल में हुई है। इसका उल्लेख दीपवंश और महावंश में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, दीपवंश और महावंश में इसका उल्लेख देखने को मिलता है और यह बताते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय काल में हुई थी। अगला है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है। जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो अशोक ने, याद रखना है, भाब्रू स्तंभ लेख जो है इसमें अपने आप को इन्होंने मगध का सम्राट बताया है। अगला है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है। कलिंग विजय की चर्चा अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और जो भी अशोक के शिलालेख हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए, उनसे जुड़े हुए विषयों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप मौर्य काल को पढ़ते हैं तो विशेष रूप से इन शिलालेखों से संबंधित जो विषय हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। अगला है, किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में सातवाहन का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अशोक के जो भी अभिलेख हैं उनमें सातवाहन का उल्लेख नहीं है। अगला है, अशोक के प्रमुख शिलालेख जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित कौन से हैं। तो याद रखिएगा, संगम राज्य के बारे में दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में बताता है। ठीक है। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित यदि अभिलेख की बात करें, शिलालेख की बात करें, तो 12वां जो शिलालेख है अशोक का वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। धार्मिक सहिष्णुता अपनाने को नागरिकों को बोलता है। तो याद रखिएगा 12वां शिलालेख। ठीक है। तो जो प्रमुख शिलालेख हैं वो याद रहें तो काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर प्रयास करें कि जो भी शिलालेख हैं सभी के बारे में आपको जानकारी हो। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य किस राजवंश के अभिलेख से हुआ है। धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य किस राजवंश के अभिलेख से हुआ है। तो याद रखिएगा, सातवाहन राजवंश के अभिलेख से यह साक्ष्य मिला है। अगला है, कथन और कारण। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कब जोड़ लिया था, कारण क्या था, उसकी बात हो रही है। कथन और कारण की बात हो रही है। तो कारण इसमें दिया हुआ है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्र मार्गों को नियंत्रित करता था। अब इसमें सही क्या है, अशोक ने कलिंग को क्यों जोड़ा। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण मतलब क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब इसमें बात किया जाए कि क्या कथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो सबसे पहली बात, कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं और कथन की जो व्याख्या है वो कारण पूर्ण तरीके से करता है। मतलब कि अशोक ने कलिंग को इसीलिए मौर्य साम्राज्य में मिलाया क्योंकि वह दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। आप जानते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से मेगास्थनीज की पुस्तक पूछी जाती है। साथ ही साथ मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया वह भी पूछा जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो ये श्रेणियां आपको पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। पहली बात तो कितनी संख्या इनकी है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ श्रेणियां कौन सी हैं वो भी पता होना चाहिए। पहला श्रेणी था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था शिकारी, चौथा था पशुपालक, पांचवा था व्यापारी, छठवां था शिल्पी
और आप बात कर लीजिए योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। तो कहने का मतलब है कि दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक एक ही में है, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी एक में ही है, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री एक ही में है। कहने का मतलब है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था, ये आपको पता होना चाहिए। 7 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला हो गया आपका दार्शनिक, दूसरा हो गया आपका कृषक, तीसरा हो गया शिकारी और पशुपालक, चौथा हो गया व्यापारी और शिल्पी, पांचवा हो गया योद्धा, छठवां हो गया निरीक्षक और सातवां हो गया आपका मंत्री। तो ये 7 संख्या आपको अवश्य याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है मौर्य नरेश के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? इन्होंने संस्कृत कला व साहित्य का विकास किया, एकदम सत्य है। दूसरा, प्रांतीय विभाजन किया, ये भी सत्य है। तीसरा, हिंदुकुश तक साम्राज्य स्थापित किया, निश्चित रूप से इनका साम्राज्य हिंदुकुश तक था, मतलब तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला बोला जा रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जिक्र किया गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का जिक्र मेगास्थनीज कृत इंडिका में किया गया है और इसी इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ये जो वर्ग है ना, ये भी पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न इन्हीं वर्गों को देकर पूछ लिया जाता है और आपसे इस तरह प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा वर्ग है जो मेगास्थनीज के 7 वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको सभी वर्गों के नाम पता होना चाहिए और संख्या अनिवार्य रूप से ज्ञात होनी चाहिए। अब आगे जब बात करते हैं तो बोला जा रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का उल्लेख हुआ है, हमने बात कर लिया इसका, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं तो टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? टालमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र का शासक था, ठीक है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख खाद्यान्न को देश में संकट काल के लिए उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में बताता है? और तो याद रखिएगा, खाद्यान्नों को संकट काल के लिए सुरक्षित रखने के बारे में बताने वाला जो है वो है सौहगौरा ताम्रपत्र। इसका नाम आपको याद रखना है, कई बार ये परीक्षा में आपके पूछा गया है। अगला है किस राजवंश के शासकों का सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध मौर्य के थे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो मौर्य काल में जो भूमिकर था वो सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित जो अधिकारी था उसको बोलते थे समाहर्ता। अगला है कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो तौल माप का प्रभारी जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे पौतवा अध्यक्ष, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में दी गई है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा की जब बात करते हैं तो तक्षशिला का नाम आता है। मौर्य काल में भाग एवं बल क्या थे? भाग और बल राजस्व के स्रोत थे। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? याद रखिएगा, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण ये मौर्य काल से जारी है। अगला है किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। फिर यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बात आता है कि विदेशी यात्रियों के आने का सही क्रम क्या है। विदेशी यात्रियों के आने के क्रम के बारे में कई बार पूछा जाता है। कई बार विदेशी यात्री किस शासक के समय काल में आया, यह आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोनों संदर्भों में आपको तैयार रहने की जरूरत है कि विदेशी यात्री किस शासक के समय काल में आया या उनका संबंध किससे है। तो सबसे पहली बात, यदि आप बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज के बाद फाह्यान आया। फाह्यान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फिर इसके बाद ह्वेनसांग आया किसके दरबार में? हर्षवर्धन के। फिर इसके बाद इत्सिंग आया, ये 7वीं सदी में। तो याद रखिएगा कि विदेशी यात्रियों के आने का जो सही क्रम है वो है मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। अब सबके किसके दरबार में आया वो भी पता होना चाहिए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, इत्सिंग 7वीं सदी में, ये जानकारी आपको रखनी है, ठीक है।
फिर इसके बाद बात आता है यहाँ पे आगे जब आप बढ़ते हो, किसने गिरनार क्षेत्र में सर्वप्रथम जल संसाधन व्यवस्था के लिए पहल की? तो गिरनार क्षेत्र में सर्वप्रथम जल संसाधन व्यवस्था के लिए पहल करने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, कहाँ पे? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल कहाँ पे है? तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र से संबंधित है। अगला है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? याद रखिएगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसी में दोनों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ध्यान दिया। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था? ये आपको याद रखना है, वात्य क्षत्रियों का था। ठीक है। इसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं तो कुछ अन्य तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से हैं। ये सप्तांग सिद्धांत के बारे में कई बार पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। तो सबसे पहली बात मौर्य काल से संबंधित है सप्तांग सिद्धांत, और इसके अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र आते थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला कह रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। अगला है, कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो आप जानते हैं श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं था, क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने दूत भेजे थे। ठीक है। अगला है, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार एवं दशरथ में से कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक एवं दशरथ जो हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। कौन से अधिकारी मौर्य प्रशासन के भाग थे? प्रादेशिक, युक्त एवं रज्जुक अधिकारी जो थे ये मौर्य प्रशासन के भाग हुआ करते थे। अगला बोला जा रहा है, अमरावती, भरतऊ, सारनाथ, सांची के स्तूपों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? याद रखिएगा, सांची का जो स्तूप है इसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्थान दिए हुए हैं और उन स्थानों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों से संबंधित स्मारकों को यहाँ पे मिलान करना है। जैसे कौशाम्बी में आपको देखने को मिलता है घोषिताराम मठ, कुशीनगर में आपको देखने को मिलता है रामभर स्तूप, सारनाथ में आपको देखने को मिलता है धमेख स्तूप, श्रावस्ती में आपको देखने को मिलता है सहेत महेत। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर की बात करते हैं तो रामभर स्तूप, सारनाथ की बात करते हैं तो धमेख, श्रावस्ती की बात करते हैं तो सहेत महेत। ठीक है। अल्लाह कह रहा है, कालसी, गिरनार, शहबाज गढ़ी और मेरठ में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में शहबाज गढ़ी है। याद रखिएगा, शहबाज गढ़ी जो है ये खरोष्ठी लिपि में है। अगला है, अमरावती, भरतऊ, सारनाथ एवं सांची के स्तूपों में से किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो आप जानते हैं कि सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद फिर बात आती है अशोक के अन्य अभिलेखों के बारे में, जिनमें आता है कि अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो याद रखिएगा, शिला अभिलेख फर्स्ट में जो है पशु बल की निंदा की गई है, ये आपको पता होना चाहिए, रोक लगाई गई है। मौर्य काल में कर को छुपाने, चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? कर को छुपाने के लिए या कर चोरी के लिए मौर्य काल में मृत्यु दंड दिया जाता था। अगला है, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका एवं वायु पुराण में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, ये किसने बताया है? यदि हम बात करें तो प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका जिक्र किया गया है। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका बताती है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। इनमें से यदि हम बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका में आप जानते हैं 7 वर्गों में ये बताया गया है। अगला है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त
आय से है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीता मतलब क्या था, राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय थी वो सीता उसको कहते थे। अब जो आपने पढ़ा अभी सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा, सिंधु सभ्यता के बाद आपने मौर्य काल के बारे में पढ़ा। अब सिंधु सभ्यता और मौर्य काल से आपकी परीक्षाओं में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी यहाँ पे जिक्र देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न है, ये आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ये 66वीं में पूछा गया है, निम्न में से किस हड़प्पन स्थल में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। आप जानते हैं जुते हुए खेतों की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का याद आता है, मतलब कालीबंगा। आसानी से आपने जवाब दिया और इस फैक्ट की बात हमने बहुत अच्छे से किया था। अगला बोला जा रहा है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। अभी इसी के बारे में डिटेल में बात हुई थी जब जैन धर्म की बात हमने किया था। और आज ज़्यादा जैन धर्म के फैक्ट हमने इसलिए नहीं देखे हैं, क्यों नहीं देखे हैं, क्योंकि कल पिछले दिनों जो बिहार आपको दिया है मैंने, बिहार समग्र जो आपको दिया है, उस बिहार समग्र में बौद्ध और जैन को समाहित करते हुए डिटेल में चर्चा की गई है। इसीलिए उन तथ्यों की बात यहाँ पे बौद्ध और जैन की बात आज हमने नहीं किया। हालांकि बौद्ध और जैन अपने आप में महत्वपूर्ण है, अल्टरनेट बर्थ पर लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो जैन धर्म का ये सूत्र है। अगला आपका देखने को मिलता है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, अभी इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है तो याद रखिएगा, कनिष्क की बात आती है, अभी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये पूछे गए प्रश्न हैं, आप ही के यहाँ पूछे गए प्रश्न हैं। बौद्ध संगीति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको एक बार देख लेते हैं। बौद्ध संगीति के बारे में यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है, चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। हालांकि पिछली कक्षा में भी हमने देखा है। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सब्बकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तृतीय 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के समय काल में और मोगलीपुत्र तिस्क ने इसकी अध्यक्षता की थी। चौथी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी ईसा में कश्मीर में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में हुआ और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अक्सर पूछा जाता है, विशेष रूप से अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा क्योंकि आज के समय में अध्यक्ष ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। अभी अशोक के बारे में बहुत डिटेल हमने अध्ययन किया है, तो आप जानते हैं कि अशोक, आपने देखा कि अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे लेकिन हिंदू धर्म के प्रति भी इनका झुकाव था। ये कहाँ से पता चलता है, जो इन्होंने नाम रखा था देवा नाम प्रिय, और इसके बारे में अभी हमने जो फैक्ट देखा तो हमने बात किया था, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। और आपको बता दें कि ये जो अभिलेख है, यदि हम उसकी बात करें कि किस अभिलेख में इसकी चर्चा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे पहली बात कि किस नाम से जाने जाते थे, तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि अशोक के समय काल में बहुत सारे अभिलेख उन्होंने खुदवाए हैं। जैसे यदि हम बात करें तो सम्राट अशोक का पूरा नाम देव नाम प्रिय अशोक मौर्य था, जिसका तात्पर्य है देवताओं का प्रिय। अशोक ने अपने जीवन काल में विभिन्न अभिलेख खुदवाए, जिनमें कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित मास्की अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। मास्की अभिलेख से ही अशोक के नाम देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी विषय में जानकारी मिलती है। तो यदि आपसे ऐसे प्रश्न बन जाए कि अशोक का नाम देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी था, ये किस अभिलेख में पता चलता है, तो आपको बताना है मास्की अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। बार बार हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया तो वहाँ पे हमने खरोष्टी लिपि की बात की कि खरोष्टी भारत की प्राचीनतम लिपियों में से है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यह आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। और आपको यह भी पता होगा सम्राट अशोक के सहवाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो हैं वो खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। यह पूछा भी जाता है कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो याद रखिएगा ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हैं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अब आप बताइएगा। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हैं। पहला, प्रथम असली मेहराब, कला और वास्तुकला, पूजा स्थल, पक्की ईंट से बनी इमारत। अब आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करते हैं नगर नियोजन की बात आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करते हैं भवनों के निर्माण की बात आती है, भवन ग्रिड की बात आती है, भवन ग्रिड पद्धति की बात आती है। और आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत। ए विकल्प इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देखने को मिल रहा है निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा यदि हम बात करें तो आप जानते हैं बनावली नामक जो स्थान है हरियाणा में पड़ता है और यहीं से ये प्राप्त हुआ है। तो ये पूछे गए प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं में। मतलब यदि आप ऑनलाइनर फैक्ट को भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपके प्रश्न, विशेष रूप से इतिहास के प्रश्न, आपके गलत नहीं होने वाले। ठीक है, चलो ये आपको दिखाने के लिए कि बहुत सारे छात्र कल के लाइव सेशन में, रात्रि में जो लाइव था उसमें आप बोल रहे थे कि आपका जो विश्वास है ना, जो लेवल है ना, वो कम हो रहा है, आपको घबराहट सी हो रही। क्यों? क्योंकि आप प्रश्न नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो। जब आप पढ़ोगे और साथ साथ प्रश्नों को भी देखोगे और प्रश्न आपके बनते जाएंगे तो वही जो आत्मविश्वास है वही बढ़ेगा और उससे चीज़ें बेहतर होंगी। तो जितना आप पढ़ो, जिस टॉपिक को पढ़ो, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को अवश्य लगाओ, तभी आपका अपने आप में जो विश्वास है वो बन पाएगा और परीक्षा के दिनों में यह बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे यदि हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे तो B.A. स्मिथ जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है ये इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, B.A. स्मिथ क्या थे? एक विदेशी इतिहासकार थे और इन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? कितना आसान सा प्रश्न है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ये प्रश्न सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। आप जानते हैं भोगवा नदी के किनारे है, तो लोथल इसका बंदरगाह है। लोथल इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला है बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में जो वृक्ष है यदि हम बात करें तो वह जो वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी वह तो नहीं है, क्योंकि ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में शशांक ने नष्ट कर दिया गया था। आज हम जो वृक्ष देख रहे हैं वो चतुर्थ पीढ़ी का है, ऐसा बोला जाता है। तो याद रखिएगा यह चतुर्थ पीढ़ी का है। हालांकि कुछ लोग इसको जो है 6वीं पीढ़ी का बताते हैं, लेकिन बिहार राज्य विशेष की जो परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ पे आयोग ने चतुर्थ पीढ़ी को सही माना है। तो बिहार राज्य विशेष की ही परीक्षा देने आप जा रहे हो तो ऐसे में चतुर्थ को ही आपको टिक करना है। अगला आपका आता है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आप जानते हो जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विशाख दत्त कृत है मुद्रा राक्षस, ये आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, ये सभी के सभी पूछे गए प्रश्न है। वहाँ पे यदि आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते होंगे ना, तभी आप आकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको जो कंटेंट दिए जा रहे हैं वो कैसे हैं। तो प्लीज़ कुछ भी पढ़ो, आप एक ही फैक्ट पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन उससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप अवश्य लगाओ, क्योंकि यदि आप ये काम नहीं करते हो तो निश्चित रूप से वो जो विश्वास है ना उसकी कमी रहेगी। और विश्वास की यदि कमी रहेगी तो कुछ आसान प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो विश्वास जब रहता है 100% तो चीज़ें और बेहतर होती हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण आप जानते हैं पावापुरी में हुआ था, राजधानी पावा के निकट हुआ था, मल्लों की राजधानी थी और कुशीनगर नामक स्थान था। तो याद रखना है कुशीनगर में इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ कल और कुछ टॉपिक इसमें जुड़ेंगे, जैसे सिंधु मौर्य काल हमने देखा, कल गुप्त की बात कर लेंगे
मौर्योत्तर काल की बात कर लेंगे और दक्षिण भारत के जो प्रमुख शासक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष रूप से चोल, उनके बारे में हम अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ से प्राचीन भारत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।